हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लोज टेस्ट से एक पार्ट। क्लोज टेस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको पहले भी दिया हुआ था, लेकिन काफ़ी समय हो गए थे और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि क्लोज टेस्ट जैसे टॉपिक्स पे मैं आपको 2-3 वीडियो दूं इंग्लिश सेक्शन में। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ क्लोज टेस्ट का। देखेंगे कैसे आपके क्लोज टेस्ट आते हैं एग्ज़ाम में और कैसे इनको सॉल्व करना होता है। जनरली होता क्या है कि आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं और यहाँ पे जो वोकैबुलरी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको थीम समझ में आ गई है तो थीम के अकॉर्डिंग आपको जो वर्ड होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, ये हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे आपके लिए जो क्लोज टेस्ट है, जैसे आपके एग्जाम में होता है, कुछ उसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक बार में केवल एक ही आपको यहाँ पे चॉइस देखने को मिलेगी। एक एक क्वेश्चन आपके हर बार अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा 10 क्वेश्चंस आपको एक साथ ही देखने को मिलेंगे ऑप्शंस। ठीक है, एग्जाम की तरह ही मैंने इसको रखने की थोड़ा सा कोशिश की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोज टेस्ट क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला काम क्लोज टेस्ट में यही होता है कि आप पहले उसको पढ़ करके एक सरसरी निगाह में 10 या 15 सेकेंड या लीजिए और आप उसका थीम समझने की कोशिश करिए कि उसमें कहना क्या चाह रहा है, किसके ऊपर वो बेस्ड है, ताकि आप जब आगे सेंटेंसेस में जब आप उसको फिल करें वर्ड्स को, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने ये जो आपका पैराग्राफ है, ये आपका जो पैराग्राफ है, ये जब एग्ज़ाम आपके IBPS के थ्रू नहीं हुआ करते थे, सिंगल हुआ करते थे, तो उस समय आपका एक बैंक में पूछा गया था, तो वहाँ से मैंने इसको उठाया है ताकि आपको यहाँ पे दिखा सकूँ मैं कि आपका एक क्लोज टेस्ट पूछा गया है और कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले बात क्या होगी कि आप वीडियो को पॉज करिए, कम से कम 15 से 20 सेकेंड में इसे क्विकली पढ़ने की कोशिश करिए कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है और क्या यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ताकि आप एक नियर आइडिया लगा सकें कि हमको वर्ड के सिलेक्शन कैसे करने हैं। तो मेरे ख्याल से आप इतना कर लेंगे और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने अगर इसको बनाया है तो उस समय तो मुझे पता ही है कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। तो आप एक थोड़ा सा पॉज लीजिएगा यहाँ पे 10 से 15 सेकंड का और देखने की कोशिश करिएगा क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपने अगर पॉज लिया होगा और समझने की कोशिश की होगी तो समझ गए होंगे यहाँ पे दो जानवरों की बात हो रही, दो एनिमल्स की बात हो रही। एक तो चीता और दूसरा गज़ेल। गज़ेल क्या आपका जैसे बारहसिंगा हिरन होते हैं उस तरह का जो जानवर होता है उसके बारे में बात हो रही है। उनकी तेज़ दौड़ने की क्षमता और ये सारी चीज़ें, कितने ज़्यादा वो एजिलिटी है उनके अंदर, फुर्ती है, और उसकी कंपेरिजन की गई है एक एयरलाइंस कंपनी की सर्विस से। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है। अब इसके बाद हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम सेंटेंसेस में आपका कौन सा वर्ड फिट बैठेगा इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू हैव एवर वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री वेयर अ चीता इज अ गज़ेल फॉर इट्स नेक्स्ट मील। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी जहाँ पे कोई चीता है और यहाँ पे डैश छोड़ा गया है गज़ेल फॉर इट्स नेक्स्ट मील, तो बताइए चीता गज़ेल का क्या करता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, चीता किसी भी जानवर का पीछा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि खाने के लिए अगर करेगा तो पीछा ही करेगा। ठीक है, तो पीछा करना, दौड़ाना, उसको खदेड़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरी जानी है। तो ये आपका जो पहला वाला यहाँ पे डैश है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्रोसीडिंग। चीता इज प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग तो नहीं आएगा। लीडिंग, तो लीड नहीं करता है, ये भी आपका क्या है, गलत है। परस्यूइंग, हाँ परस्यूइंग आपका एकदम करेक्ट वर्ड है। परस्यूइंग का मतलब क्या होता है, पीछा करना, किसी को दौड़ाना, मतलब पकड़ने के इरादे से अगर आप किसी को दौड़ाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, परस्यूइंग। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे होगा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कि चीता अगर जानवर के पीछे है तो किसी को दौड़ा रहा होगा उसको पकड़ने के लिए ही। ठीक है, तो पीछा करता है चीता, ऐसा नहीं गज़ेल वहाँ पे खड़ा रहेगा, चीता आएगा और उसे पकड़ने देगा, जब तक वो पीछा करके उसे पकड़ेगा नहीं। ओके, तो इसके लिए जो पहला होगा, पहले के लिए आपका क्या होगा, सी वाला आपका सही ऑप्शन होगा। आगे चलिए देखते हैं दूसरा। फिर यहाँ तक हमने पढ़ा फॉर इट्स नेक्स्ट मील। मील का मतलब क्या, खाना, अगले खाने के लिए। यू नो वॉट एजिलिटी इज। यू नो वॉट एजिलिटी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारी मीनिंग भी सीखने को मिलेगी। एजिलिटी का मतलब क्या होता है, चुस्ती, फुर्ती, या फुर्ती से एक मेन लेना देना होता है। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। ठीक है, एज द टू एनिमल, यहाँ पे डैश इन अ 60 माइल एन आवर लाइफ एंड डेथ रेस। एज अ द टू एनिमल, फिर यहाँ पे डैश है और डैश की जगह पे यहाँ पे क्या है, 4 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पांचवा ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस का भी हो सकता है या फिर कोई और ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे 4 ही ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों एनिमल क्या है, बाइंड है। क्या दोनों एनिमल क्या बाइंड है? बाइंड का मतलब क्या, किसी बंधे हुए आपके रिलेशनशिप में क्या ऐसा बाइंड है, बंधा हुआ है, नहीं बंधे हुए नहीं। इंगेज हैं,
या फिर कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट ध्यान रखिएगा जब भी आपका वर्ड यूज होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से समझ सकते हैं हमेशा आपके प्रतिद्वंदी के साथ होता है, मतलब एक बराबर के लोगों के बीच की जो टक्कर होती है उसे क्या कहा जाता है, कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सेंस में इसके और सारे भी अर्थ निकलते हैं, वैसे इसका एक ब्रॉड मतलब यही होता है। तो कन्फ्लिक्ट है क्या, यहाँ पे चीता और गज़ल के बीच में कोई कन्फ्लिक्शन है नहीं। इंटरलॉकिंग है, कोई इंटरलॉक है। तो इंटरलॉक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बंधे होना, तो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए एकदम प्रॉपर क्या यहाँ पे वर्ड आएगा जो एकदम सटीक होगा, वो क्या होगा, इंगेज। कैसे इंगेज है कि देखिए एज द टू एनिमल इंगेज, बाइंड नहीं होगा ना, तो यहाँ पे इंटरलॉक हैं दोनों एनिमल एक दूसरे से, कोई भी उनका बीच में कोई फिजिकल या ऐसा कुछ इंटरलॉकिंग नहीं है, बाइंडनेस नहीं, बल्कि इंगेज हैं वो क्या, इन अ 60 माइल एन आवर लाइफ एंड डेथ रेस, की मतलब ये जो उनकी ज़िंदगी और मौत की जो ये 60 माइल पर प्रति घंटे की जो उनकी रेस है, इसमें दोनों क्या है, जानवर संगीन है या लगे हुए हैं, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो दोनों उस क्रिया में व्यस्त हैं, तो व्यस्त होने का मतलब क्या, इंगेज होना। ओके, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, कि उनको वहाँ पे बाइंड किया गया है या इंटरलॉक किया गया है। चीता उन अपने खाने के लिए उसे दौड़ा रहा है और गज़ल जो है वो अपने जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो दोनों क्या हैं, इंगेज हैं एक ही प्रक्रिया में। एक अगर वो गज़ल भागेगा नहीं तो क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी, और चीता अगर उसे पकड़ के खाएगा नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तो दोनों के लाइफ एंड डेथ की ये रेस होती है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। एजिलिटी एंड स्पीड डिटरमाइंस हाउ द, यहाँ पे आगे द एंड, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आपकी लाइफ एंड डेथ की रेस है, इसमें क्या है, एजिलिटी एंड स्पीड डिटरमाइन। एजिलिटी फुर्ती, और जो स्पीड मतलब जो तेजी है वो क्या डिटरमाइन करती है, क्या निर्धारित करती है, हाउ द एंड्स, क्या एंड्स, तो ये आपको तीसरे में बताना है, जो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे तीसरा वाला देखता हूँ, तो यहाँ पे तीसरे की जगह पे क्या क्या आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। डिबेट, क्या कोई यहाँ पे डिबेट चलिए जो एंड होगी, तो जी नहीं, डिबेट एंड नहीं होगी। कोई कंट्रोवर्सी है क्या यहाँ पे, तो कंट्रोवर्सी भी नहीं है। फिर यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसको लाइफ लगा के आते हैं कि ये सही ऑप्शन है, हाउ द लाइफ एंड्स। तो यहाँ पे कोई लाइफ एंड होती है क्या, तो देखा जाए तो यहाँ पे लाइफ एंड का बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी भी तरह का मुकाबला। ठीक है, हाउ द कन्फ्रंटेशन एंड, यहाँ पे लाइफ एंड होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका गज़ल को मरना ही मरना है, कि उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, या फिर अगर चीता ने गज़ल को नहीं पकड़ा तो तुरंत वो मर जाता है। ठीक है, अभी नहीं तो अगला शिकार देखा जाएगा, गज़ल अभी बच गया है तो बाद में भी फंस सकता है। तो यहाँ पे लाइफ से नहीं मतलब है, यहाँ पे मतलब क्या है, मुकाबला जो ख़त्म हो रहा है उससे। ठीक है, कि यहाँ पे जो फुर्ती होगी और जो तेज़ी होगी वही बताएगी कि ये जो मुकाबला चल रहा है चीता और गज़ल के बीच में, ये कैसे ख़त्म होगा। मतलब अगर चीता तेज होगा और फुर्तीला होगा तो वो उसे पकड़ लेगा, अगर गज़ल तेज होगा फुर्तीला होगा तो वो चीते को क्या करेगा, मात दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो दोनों के बीच का ये जो मुकाबला है ये कैसे अंत होता है, ये डिपेंड करेगा दोनों की एजिलिटी और स्पीड के ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, कन्फ्रंटेशन। तो इसलिए प्रॉपर जो वर्ड है उनका यूज़ आपको यहाँ पे करना सीखना होगा। कन्फ्रंटेशन, ये आपका वर्ड क्या है, एकदम सटीक यहाँ पे बैठेगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या है, वेदर द गज़ल कैन द चीता। अब कह रहे हैं कि वेदर द गज़ल हो सकता है या यहाँ पे चीता, और द चीता कैन फीड हर कब्स विल बी। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पे गज़ल चीता के साथ कुछ करने की बात हो रही है। गज़ल यहाँ पे देखिए क्या है, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है कि वेदर द गज़ल कैन रिफ्रेन द चीता। कभी भी आपका जो हिरन है वो चीता को रोक नहीं सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है कि भागना बंद कर दे, उससे मुकाबला शुरू कर दे कि या नहीं हम मुकाबला करके तुमको भगा देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। वॉइड, वॉइड का मतलब एक तरीके से जैसे होता है रोकना, इसको भी हम रोकने से ही जोड़ सकते हैं, तो वॉइड भी आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। क्वैश का मतलब क्या होता है, क्वैश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना। मतलब चीता कभी ऐसा नहीं होगा कि वो गज़ल से हार जाएगा या गज़ल उसे पछाड़ देगा, कि उसे मार के गिरा देगा या उसे दौड़ा लेगा, चीता को दौड़ा लेगा खाने के लिए या किसी भी तरीके से। तो क्वैश भी आपका सही ऑप्शन यहाँ पे नहीं बैठता। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, बफेल। बफेल का मतलब क्या होता है, बफेल का मतलब होता है चकमा देना या चकित करके भाग जाना। ठीक है, मतलब किसी को भी चक्कर में डाल देना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वेदर द गज़ल कैन बफेल द चीता, मतलब या तो हो सकता है कि गज़ल जो है चीता को
बफेल कर दे मतलब चकमा दे के निकल जाए आगे, और द चीता कैन फीड हर कब्स, या फिर चीता उसे एक तरीके समझ लीजिए कि चीता उसे मार के खा जाए। दो ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, या तो गज़ल भाग सकता है या फिर चीता उसे पकड़ के खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? रिफ्रेन रोक नहीं सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, ना तो गज़ल और चीता का कोई मुकाबला हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, बफेल आपका सही मीनिंग होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन होती है गज़ल के बचने की, जब वो बहुत ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी फुर्ती का, स्पीड का इस्तेमाल करके चीता को चकमा देके भाग जाए तो वो बच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से बच सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे दी गई, आइदर और वाली कंडीशन समझ रहे हैं। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक है, फीड हर कब्स, और आगे फिर आपका पांचवा जाता है, देखते हैं, विल बी। अब यहाँ पे डैश है, बाई विच एनिमल इज फास्टर एंड मोर एजाइल। कह रहे हैं कि ऐसा होगा, कब होगा? विल बी बाई विच एनिमल इज फास्टर एंड मोर एजाइल, मतलब यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा? तो पांचवे के लिए देखिए क्या है कि विल बी डिटरमाइंड, कि इसी से क्या होगा? निर्धारित होगा, या फिर इंडेड, या फिर ये आपका इससे खत्म होने वाली चीज है, क्लेम्ड, या फिर डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए? खुद से एक बार सोचिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे तो यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर आप इस पूरे लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखें, एक बार फिर से पढ़ें यहाँ पे भरने के लिए, क्योंकि कई सारे लोग डिटरमाइंड और डिफाइंड में कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सटीक होगा? तो अगर देखिए क्या है, वेदर द गजल कैन बफेल द चीता और द चीता कैन फीड हर कब्स, विल बी बाई विच एनिमल इज फास्ट एंड मोर एजाइल। मतलब कह रहे हैं कि या तो गज़ल चीता को चकमा देके भागेगा, या तो चीता उसे पकड़ के खा लेगा। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? कह रहे हैं कि बाई विच एनिमल इज फास्टर एंड मोर एजाइल, कि ये सारी चीज़ें निर्धारित कैसे होंगी। एक हिंदी में अगर आप समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे निर्धारित होगा, कि जो एनिमल फास्ट होगा या मोर एजाइल होगा उसी से निर्धारित होगा, गज़ल बचेगा या फिर चीता उसे मार के खा जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या समझ में आ रहा है आपको? निर्धारित होगा। तो निर्धारित के लिए आपका सटीक वर्ड क्या होता है? डिटरमाइंड। ठीक है, डिफाइंड नहीं, परिभाषित नहीं। यहाँ पे क्या होगा? निर्धारण हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक प्रक्रिया आपकी होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिटरमाइंड। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आपको समझ के यहाँ पे भरना होगा, वरना ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग आपको वर्ड मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े हम तो पढ़ते हैं, बोथ एनिमल्स हैव स्केलेटल एंड मसल्स स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स देम टू बी, यहाँ पे डैश स्विफ्ट एंड निम्बल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बोथ मतलब दोनों एनिमल का जो भी स्केलेटन है या मसल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि दोनों आसानी से स्विफ्ट या निम्बल का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फुर्ती के साथ जो है आगे बढ़ सकें या दौड़ सकें। इस सब तरीके से बात की गई, मतलब दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ये पावर होती है कि दोनों आसानी से किसी भी दिशा में दौड़ सकते हैं। स्विफ्ट का मतलब मुड़ सकते हैं या फिर आपके बहुत ज़्यादा फुर्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो छठा है इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? इनेबल देम टू बी, यहाँ पे बी के बाद डैश है, स्विफ्ट एंड निम्बल। तो स्विफ्ट क्या पहले क्या हो सकता है? इनक्रेडिबली, मतलब अद्वितीय रूप से, अविश्वसनीय रूप से, एक्साइटेडली, आयरॉनिकली या एक्सपेक्टेडली। तो ऑप्शंस को अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको केवल एक ही ऑप्शन ये समझ में आता है। यहाँ पे दोनों की क्वालिटीज़ की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिए जब भी हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं और दोनों के अंदर ही ऐसी अद्भुत क्षमता है, हम अगर वैसे ही बोले कि ऐसी अद्भुत क्षमता है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा फास्ट और ये क्या है? तीव्र हैं, तेज हैं। तो ये कैसी आपकी क्वालिटी है? ये क्या है? इनक्रेडिबली। ठीक है, इनक्रेडिबल का मतलब अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अद्भुत क्षमता है दोनों के अंदर। ठीक है, तो एक्साइटेडली नहीं होगा, आयरॉनिकली नहीं होगा, एक्सपेक्टेडली नहीं होगा। यहीं पे अगर एक वर्ड आपका छोटा सा मुझे जहाँ तक याद आता है एक्सपीडिएटली होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनक्रेडिबली मतलब अद्भुत, अद्वितीय रूप से दोनों के अंदर ये क्षमता है, तो यही वर्ड आपका सही होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान में रखिए, अगर पूरा ऊपर से मैं पढ़ूंगा नहीं तो यहाँ पे इनक्रेडिबली भरा जाएगा कि नहीं, ये समझ में नहीं आता है कि दोनों की गुणों के बारे में बात हो रही है, दोनों की क्या खासियत है उसके बारे में यहाँ पे तारीफ की जा रही है। ठीक है, तारीफ जब भी हम करते हैं किसी की तो उसके लिए इनक्रेडिबल वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा हम करते हैं। ठीक है, अद्वितीय या अद्भुत। ओके, अद्भुत क्षमता उनके अंदर भी है। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या है? साउथ वेस्ट एयरलाइंस लाइक द चीता एंड द गजेल। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एयरलाइंस कहा जाता है, मतलब ऊपर तक पूरा साइट किया गया था एक एग्जाम्पल के थ्रू। किसके लिए? साउथ वेस्ट एयरलाइंस के लिए ये साइट किया गया था। उदाहरण देके बताया गया था, एक उदाहरण दिया गया था कि जैसे चीता और गजेल होते हैं बहुत ज़्यादा तीव्र, बहुत ज़्यादा
तेज होते हैं, बहुत चतुराई का काम करते हैं, या तो चीता जीतता है या तो गज़ल जीतता है। तो इसी तरह आपकी क्या है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस, फिर आगे देखिए कॉमा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कॉमा है। जब भी इस तरह का आपका रहता है कॉमा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बीच में लिखा जाएगा, और इसका मतलब यहाँ की कॉन्टिन्यूटी से नहीं है, मतलब ये आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया गया है। आपको पढ़ना अगर है तो आप यहाँ के बाद सीधे डायरेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो कॉमा खत्म होता है इसके बाद पढ़ के देखिए क्या है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस लाइक द चीता एंड द गज़ल, मतलब साउथ वेस्ट एयरलाइन जैसे कि चीता और गज़ल होते हैं, इज लीन एंड मस्कुलर एंड हैज़ क्विक। कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट एयरलाइन चीता और गज़ल की तरह ही क्या है, लीन है, मस्कुलर है, एंड हैज़ क्विक, और यहाँ पे क्या है, डैश। क्या है क्विक, तो यहाँ पे क्विक में देखेंगे स्टिमुलेशन है उनका क्विक, या फिर एक्शन है उनका क्विक, या फिर रिफ्लेक्सेस है उनके क्विक, या फिर मैनिफेस्टेशन है उनका क्विक। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लगता है। तो अगर आप सही से समझ पा रहे हैं तो इसमें आप दो शब्दों के बीच में ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्टिमुलेशन आपका बना है स्टिमुलस से। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको बताना चाहूँ, स्टिमुलस का मतलब हमारे जैसे हाथ पैरों या आँख में, जैसे कहते हैं ना कि हमारी हाथ पैर या आँख कहते हैं, कुछ लोग फड़क रहे हैं इस तरीके से, तो वो जो प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में वो क्या होती है, स्टिमुलस होती है, ठीक है। और आपका एक्शन का मतलब क्या है, क्रिया से मतलब होता है कि ऐसा काम करना है, एक्शन। रिफ्लेक्स हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब हमारे शरीर में कोई भी काम ऐसा हो जिसमें हम सोच और विचार नहीं कर पाते हैं, जैसे छींकना हो गया, ठीक है, वो भी क्या है कि रिफ्लेक्स है हमारे शरीर का। अगर आपने आग के आसपास हाथ लगाया है तो तुरंत आपका हाथ का हट जाना हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। तो आप यहाँ पे अगर सही सब मैनिफेस्टेशन तो आप एक नज़र में देखकर ही गलत कर सकते हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन या मतलब ऐसी किसी घोषणा ऐलान से यहाँ पे मतलब नहीं है। क्विक क्या हो सकता है, स्टिमुलस हो सकता है, तो स्टिमुलस अपने आप में क्विक ही होता है और हमको पता नहीं होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स भी अपने आप में क्विक की मीनिंग रखता है, क्योंकि वो एकदम क्या कहते हैं, बिना सोचे समझे होता है। तो किसी भी एयरलाइन में बिना सोचे समझे ऐसा कोई काम होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात सही अगर रखी जाए तो क्या होगा, क्विक हमेशा एक्शन होगा। एक्शन हमेशा सोच समझ के ही हम लेते हैं, और वो कैसा होता है, क्विक। क्विक का मतलब बहुत ज़्यादा तेज। फिर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, इट्स एजिलिटी इन क्विकली फिर डैश पीपल एंड रिकन्फिगरिंग रिसोर्सेज कम्स इन पार्ट फ्रॉम इट्स, फिर आगे आपका 9 आ जाता है, मतलब इट्स एजिलिटी इन क्विकली पीपल। अब आप पीपल के साथ क्या कर सकते हैं देखिएगा जरा, तो पीपल यहाँ पे आपका रेंडरिंग आएगा, या फिर मोबिलाइजिंग आएगा, या फिर सर्विंग आएगा, या फिर प्रिपेयरिंग आएगा। क्या वर्ड आपका सही यहाँ पे आएगा कि इन क्विकली प्रिपेयरिंग पीपल, या फिर क्विकली सर्विंग पीपल, या फिर मोबिलाइजिंग पीपल, या फिर रेंडरिंग पीपल, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों के लगभग मीनिंग सेम है। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता है यहाँ पे क्या हो सकती है, तभी आप इसको सही कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको कहीं भी एग्जाम में इस तरह का मिलता है जहाँ पे एकदम कन्फ्यूज़ हो जाने, जैसे आपका 8वां जो ऑप्शन है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे एक गलती आपको 1 नंबर आपके कटवा सकते हो, और 0.525 या 0.33 जैसा भी आपकी मार्किंग हो, नेगेटिव नंबर के साथ आपका कट सकता है। तो मैं तो अगर सलाह दूंगा इस तरह का, जब भी आपको यहाँ पे फंसने वाला मिले, तो क्योंकि यहाँ पे सर्विंग, प्रिपेयरिंग, रेंडरिंग, मोबिलाइजिंग एक तरह की आपकी मीनिंग है, तो आप इसको थोड़ा सा स्किप करना ही बेहतर समझिए, ठीक है। 10 में से आप 9 करके आइए, ज़्यादा सही 8 करके आइए, लेकिन 8 के 8 सही हो, इस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे अब क्लोज टेस्ट करना है 10 नंबर का, 10 के 10 करूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको छोड़ के आइए, ज़रूरी नहीं है कि उसको करके आइए, चाहे सिंपल सिंपल ही लिखा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी उसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत ज़्यादा पीएचडी भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप इसको छोड़ के आ सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप क्या यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका अगर करेक्ट मैं ऑप्शन आपको बताऊँ क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग रेंडरिंग और मोबिलाइजिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर सही शब्द होगा तो वो क्या होगा, मोबिलाइजिंग होगा। क्योंकि मोबिलाइज करने का मतलब क्या होता है, एक तो आपका मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना किसी भी वॉर के लिए या किसी मूवमेंट के लिए, एक वो भी मतलब होता है, लेकिन मोबिलाइज का एक मतलब और भी होता है कि आप कुछ अगर रिलीज़ करते हैं किसी और को देने के लिए, या बॉडीली अगर किसी को यूज़ करने के लिए, तो उसका मतलब भी क्या होता है, मोबिलाइज करना ही होता है। तो यहाँ पे क्विकली यूज़ हुआ है तो उसके साथ हम मोबिलाइजिंग का ही यूज़ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि ये आपका क्या है, एकदम सही, इसका सटीक आंसर यही होगा, ठीक है, कि इट्स एजिलिटी इन क्विकली मोबिलाइजिंग पीपल, कि लोगों को जल्दी से जल्दी जो भी उनका जो सामान है या जो भी उनकी सर्विसेज हैं वो क्या करें, मोबिलाइज करें, लोगों तक पहुँचाएँ। एंड रिकन्फिगरिंग रिसोर्सेज कम्स इन पार्ट फ्रॉम इट्स,
फिर डैश कम्युनिकेशन स्टाइल, और क्या करें कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं उनको क्या करें कि बहुत जल्दी से जल्दी क्या करें, उनको रिकन्फिगर करें। ठीक है, मतलब रिकन्फिगर का मतलब कि सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित करें। फ्रॉम इट्स, फिर डैश है कम्युनिकेशन स्टाइल, और ये सारी चीज़ें डिलीवर कैसे होंगी, डैश कम्युनिकेशन स्टाइल। ये डैश की जगह पे क्या है, स्मूथ, कॉम्प्लेक्स, डिफाइंड या स्ट्रीमलाइंड। तो देखिए कम्युनिकेशन की जब अगर बात होती है स्टाइल की, तो वो आपकी या तो हो सकती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। ठीक है, डिफाइंड और स्ट्रीमलाइंड ज़्यादातर आपके काम के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन स्टाइल की बात की जा रही है तो आपके लिए जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, एकदम सही होगा कि कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होगी, स्मूथ, एकदम तरल होगी। ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा सकते हैं आपके पास जो कुछ है। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। एक पॉइंट बस और बाकी हमारा 10वां वाला, उसको भी हम देख लेते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 10वां वाला पढ़ते हैं, क्या है, एंड इट्स ओपन कम्युनिकेशन इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ इट्स लीन स्ट्रक्चर एंड डैश कोड ऑफ कंडक्ट। कि ये जो उनका ओपन कम्युनिकेशन है, जैसा अभी हमने देखा था स्मूथ कम्युनिकेशन का मतलब क्या, ओपन कम्युनिकेशन है, ये क्या है, इज़ अ पार्टली अ फंक्शन ऑफ इट्स लीन स्ट्रक्चर, कि इनके जो लीन स्ट्रक्चर उसका हिस्सा है, एंड डैश कोड ऑफ कंडक्ट। और कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होता है, तो आपको पता होगा कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा या तो फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है या तो इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के लिए क्या है, जैसे वर्ड लाइवली या फिर लैक्स, लाइवली जीवंत कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसा नहीं, लैक्स का मतलब एकदम बेपरवाह ढीला ढाला सा। इनफॉर्मल, ये आपको सही वर्ड एकदम सटीक मिलता है क्या, इनफॉर्मल या फिर नॉन एग्जिस्टेंट। तो नॉन एग्जिस्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो वो काम नहीं आएगा। इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन होगा कि आपका जो ये ऐसा नहीं है कि उनको कैसे बातें करनी है, इसके लिए कोई एक सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ लाइंस बताई गई, इतना इतना बोलना है, वैसे बोलना है, वैसे बोलना है, ऐसा नहीं। ठीक है, इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट उनको बताया गया है कैसे वो जो उनके कस्टमर्स हैं या फिर जो उनके लोग हैं उनको वो कैसे मोबिलाइज करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे उनको इस्तेमाल करना है अपनी कम्युनिकेशन, स्मूथ कम्युनिकेशन स्टाइल के माध्यम से। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट उनका क्या है, इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है, कि ये थोड़ी एबिलिटी उनके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि 10 हमने देखे क्या टोटल, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कह लीजिए, क्लोज टेस्ट में आते हैं आपके। तो यहाँ पे अगर आपको शब्दों के एग्जैक्ट मतलब या नहीं पता होते, मतलब कहाँ पे क्या यूज़ होना है, अगर इसमें आप थोड़ा सा भी चूक रहे हैं तो आप वहीं पे रुक जाइएगा, उसे छोड़ दीजिएगा, लीव करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बस ये आप समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो क्या, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। पहली बात तो आपको 10 से 20 सेकेंड में पूरा पैराग्राफ पढ़ के उसकी जो थीम होती है उसे समझने की कोशिश करनी होगी, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको एक एक लाइन को यहाँ पे पढ़ना होगा और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह के क्लोज टेस्ट को लगभग 20 से 30 क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करने होंगे, तब आपकी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया से बन जाएगी। मतलब 10 आउट ऑफ 10 नंबर वाली एकदम प्रैक्टिस आपकी बन जाती है 20 से 30 अगर आप सच में करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि बस फॉर्मली ऐसे कि चलो कह दिया तो ठीक है कर लेते हैं। जैसे चौथा देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा है उसको देखेंगे, फिर अपने मन में जो मन हुआ उसको टिक करेंगे, फिर पीछे बुक खोल के देखेंगे अच्छा ये वाला नहीं ऑप्शन है दूसरा वाला है, तो सोचने का प्रयास भी बिल्कुल नहीं करते हैं हमारा गलत हुआ है तो वो कैसे गलत हुआ है, क्योंकि जनरली बुक में आपको केवल आंसर दिए रहते हैं, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। तो कैसे गलत हुआ इसको सोचने का अपनी तरफ से आप प्रयास करिए कि अगर आपका कोई ऑप्शन गलत होता है तो क्यों गलत हो रहा है, और वहाँ पर जितने शब्द लिखे हुए हैं ऐसा क्या है उनमें कि आपका जो ऑप्शन हुआ है गलत हुआ है। तो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस में कह दूँ 10 से 20 से 30 का लीजिए और आप ऐसे 20 से 30 इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये एकदम कटु सत्य है, हो सकता है कुछ लोगों को खराब भी लगे, लेकिन आप सब के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप पीछे से पलट पलट के देखते होंगे, अच्छा सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो अच्छा गलत हो गया, चलो एक गलत हो गया कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं, आगे से याद रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले 10 के 10 पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप अपने आंसर को मिलाइए, और जो जो आपका गलत हो रहा है, जैसे मेरा 3rd गलत हो गया, मेरा 6th गलत हो गया, तो इससे डिमोरलाइज नहीं होना है, बल्कि ये देखने की कोशिश करना है कि गलत क्यों हुआ है, बाकी सारे शब्दों का मतलब क्या था और मैं ये क्यों गलत किया, ये आपको एनालाइज खुद से करना होगा। और मेरा विश्वास मानिए अगर आप ये काम करते हैं तो आपका जो ये क्लोज टेस्ट है आपका बहुत जल्दी इंप्रूव होगा, और आप क्लोज टेस्ट में तो लगभग 10 में से 10 पूरे नंबर निकाल के ही आएंगे। और आपको पता क्या है कि 10 नंबर इंग्लिश सेक्शन में कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने अभी तक कमेंट देखा है, अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, कि ज़्यादातर का जो ओवरऑल कट ऑफ भी है वो भी निकल गया, मैथ और रीजनिंग निकल गया, केवल इंग्लिश ने फंसा के रखा।
तो इंग्लिश में निकलना है तो मेहनत इसमें आपको खुद से बहुत ज़्यादा डालनी होगी, तभी आप इंग्लिश सेक्शन से पार पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आपको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसके मैं और पार्ट भी लेके आऊँगा, नहीं पसंद आया है तो वो भी बता दीजिएगा, तो फिर मैं और किसी चीज़ पर फोकस करता हूँ। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है तो। ओके, तो इस वीडियो में तो इतना ही। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको समझा सकूं क्या यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आगे भी आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन औरों से अच्छी होती रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।